सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 39 अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट अपन ने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं। उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है आज अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंस। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। ये इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इन स्टॉक। तो ये वो पोर्शन है जो कि एक कंपनी अपनी कंपनी के जो इक्विटी यानी शेयर्स हैं उसको मार्केट ट्रेड मार्केट में इशू करती है और उसको परचेज करते हैं शेयर होल्डर्स और उसके बदले में वो आपको कैपिटल देते हैं। तो यदि हम देखा जाए तो लेमैन शब्दों में समझ में आता है कि जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स इशू करती है और उसके बदले में उनके पैसे लेती है, उस चीज़ को कहा जा रहा है शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ आता है हमारा नॉमिनल वैल्यू। जो भी हम शेयर इशू कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट का कर रहे हैं, उसकी हम एक वैल्यू रखते हैं। जैसे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो उस अमाउंट के हिसाब से हम उस अपने एक शेयर की प्राइसेस को रखते हैं और इसी को सम को कहा जाता है पार वैल्यूज़। और ये जो पार वैल्यूज़ होता है जिस पे कंपनी आपको शेयर इशू कर रही है, जैसे मान लीजिए मैंने इशू जो किया 50 रुपये पे, पर वो जब आईपीओ आया तो उसको जब मैंने आपको इशू किए सर्टिफिकेट्स तो वो हुआ 55 या 60 या 100। तो ये जो अमाउंट लिखा होगा ना शेयर सर्टिफिकेट पे, वो हमारा होगा पार वैल्यू का। तो ये हम देखते हैं कि मान लीजिए जो एलोकेशन प्राइस ऑफ शेयर्स है वो यदि पार वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ 1 लाख रुपए तक के शेयर इशू करने का मेरे पास राइट है और मैंने कुछ शेयर जो हैं आपको प्रीमियम पे बेच दिए, यानी 100 का शेयर 110 पे किया, तो ये जो एडिशनल पैसा मेरे पास आया 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ये मेरा क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। तो जो कॉमनली अगर बात करें, जो शेयर कैपिटल होती है वो आपकी नॉमिनल शेयर वैल्यू कैपिटल और प्रीमियम शेयर कैपिटल का कॉम्बिनेशन होती है। अब हम बात करेंगे कि शेयर कैपिटल में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है कि आप कितनी कैपिटल को इशू करने के आप हकदार हैं। तो आपने जो भी कैपिटल इशू करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया कि हम इतने रुपए की कैपिटल के लिए शेयर इशू करना चाह रहे हैं, वो आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो हर एक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही कैपिटल इशू करने का अधिकार होता है। उसी चीज़ को कहा जा रहा है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो अगर हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल को देखें तो वो क्या है, जो भी शेयर आपने इशू किए प्लस जो आपने अनइशूड रह गए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है शेयर ऑथोराइज कैपिटल। फिर आता है कि सर ये इशू शेयर कैपिटल क्या होता है। जो भी आपने शेयर इशू किए उन शेयर होल्डर्स को, जितने भी अमाउंट के आपने उनको शेयर इशू किए, वो आपको हो जाता है इशू शेयर कैपिटल। पर ये बात याद रखिएगा कि इशू शेयर कैपिटल आपके जो ऑथोराइज कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की शेयर ऑथोराइज हैं करने के लिए अमाउंट के, तो आप 1 लाख रुपए तक की कैपिटल का ही शेयर इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का इशू आप नहीं कर सकते। फिर आता है शेयर आउटस्टैंडिंग। वो शेयर्स जो कि आपके ट्रेजरी शेयर्स नहीं थे, यानी कि वो शेयर्स जो कि अब आपके कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास हैं और उनको हम बेच सकते हैं, इसलिए हम उनको कह रहे हैं शेयर आउटस्टैंडिंग। फिर आता है कि ये ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं। ये वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी खुद इशू करती है, किसको, कि पहले हम जो हमारे शेयर होल्डर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम शेयर्स बाय करते हैं। बाय करने के बाद वापस से मार्केट में उन शेयर्स को अलग प्राइस पे क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है ट्रेजरी शेयर्स। तो इशू कैपिटल जो होती है ना, वो सब डिवाइड हो जाती है कई अदर टाइप्स में, जो कि जिनका हमें पैसा देना पड़ता है इन्वेस्टर्स के थ्रू।
तो सब्सक्राइब इसमें आता है सबसे पहले सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए ये वो आपका इशू कैपिटल है जो कि आपके इन्वेस्टर्स के द्वारा इशू किया गया है और पब्लिक के लिए किया गया है, यानी जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये शेयर्स इशू किए हैं ये इन्होंने पब्लिक को किए हैं, यानी कि वो शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाएंगे। तो ये जो शेयर्स होंगे इनका जो अमाउंट होगा वो आपका ऑथोराइज इशू कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। कई बार ये होता है कि कुछ शेयर्स अनसब्सक्राइब रह जाते हैं, तो उस केस में भी हमें क्या है उनको अगर हमारे जो इशू कैपिटल है, जैसे हम लोग जो सेबी की गाइडलाइंस माने उनके अनुसार यदि आपने 90% तक का आपको शेयर जो है इशू करना होता है आफ्टर ऑथराइजेशन, तो यदि आप 90% तक का शेयर इशू नहीं कर पाते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को वापस करना पड़ता है। तो जो अमाउंट रह जाता है वो होता है 10%। जैसे हमने 1 लाख कहा था तो 90% हमने कर दिया, 10% बच गया। 10% कौन सा है, अनस्क्राइब। पर इसमें भी एक दूसरा ऑप्शन आता है, जो आपके अंडर राइटर्स होते हैं आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो ये आपको एक कमिटमेंट कर देते हैं कि आईपीओ लाने से पहले वो आपके इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स क्या करेंगे, सेल आउट करवा देंगे। और यदि वो नहीं कर पाते तो इस कंडीशन में कंपनी या वो जो आपका अंडर राइटर है वो उन शेयर्स को परचेज कर लेती है। फिर आती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये वो आपका इशू कैपिटल का टोटल अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स को आपको पे करना है, तो शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो ये जो अमाउंट होगा ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है पेड अप शेयर कैपिटल। क्या होती है, ये वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा आपको दिया जाता है, यानी कि आपके शेयर परचेज करने के बाद वो आपकी कंपनी में जो पैसा दे रहे हैं वो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है। तो ये जो आपका कैपिटल है ये भी जो इन्वेस्टर्स है ये आपका इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं। फिर आता है हमारे पास अनदर वे, दैट इज रिटेन प्रॉफिट। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, बट यदि प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखें ना तो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है। जब एक बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करता है और उस प्रॉफिट को खर्च नहीं करता, वो अपने पास उसको संभाल के रखता है, तो आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को संभाल के रखिए और जो हमारे अलग जो हमारे P&L और ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में ऑप्शंस हैं उनके थ्रू हम बाकी एक्सपेंसेस को करते हैं। तो ये जो रिटेन प्रॉफिट है ये हमारे लिए फर्दर काम आ सकता है हमारे फ्यूचर प्लानिंग के पर्पस से। फिर आता है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन भी क्या है, एक लॉन्ग टर्म फिनेंस का सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर हम जो रियल प्रॉपर्टी है वो हम क्या करते हैं, मॉर्गेज रखते हैं और उसके केस में हम कैश का अरेंजमेंट करते हैं। क्योंकि ये लोन सिक्योर्ड है। लोन सिक्योर्ड क्या है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ गिरवी रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने कोई फिजिकल चीज़ गिरवी रखी है तो कहीं ना कहीं एक लीगल मैकेनिज़्म तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो आप जिस पर्सन को गिरवी रख रहे हो उसको आपको पजेशन का भी बोलना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो वो आपकी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसका पजेशन ले सकता है। तो ये मॉर्गेज का वर्ड है ना, ये हमने लिया है लॉ ऑफ फ्रेंच से, जिसका मतलब होता है मिडिल एज, मतलब डेथ प्लेज। और ये जो रेफर है कि मैं किसी भी हालत में अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन ले रहा हूँ वो चुकाऊंगा, प्रॉपर्टी अपनी वापस ले लूँगा, ये उसका ओवरऑल मीनिंग माना जाता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन। ये कौन सा डेब्ट है जो कि आपको एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम के अंदर चुकाना होता है, पर ये टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 साल से ज़्यादा है। अगर 1 साल से कम हो तो क्या होता, शॉर्ट टर्म लोन हो जाता, पर ये 1 साल से ज़्यादा है इसलिए ये आपका लॉन्ग टर्म लोन है। तो यदि हम लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल के तौर पे, या हम अपनी जो हमने एसेट परचेज कर रखी है या हमारी इन्वेंट्री हो, हमारी मशीनरी हो, उसको हम अपने बिजनेस में अलग से अपने काम में या मनी अर्न करने के संबंध में उसको रख सकते हैं।
फिर आता है हायर परचेज। हायर परचेज का मेथड क्या कहता है, आप किसी की असेट को एक्वायर कर रहे हैं बिना उसको पूरा पेमेंट दिए, यानी आप खरीद नहीं रहे हो, आप उसको एक्वायर कर रहे हो, किराए पे भी ले सकते हो आप इसको, और उसका आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनेगा आपका और जिस पर्सन ने आपको वो चीज़ यूज़ करने के लिए किराए पे दी है। यहाँ पे जो हायर परचेज होगा ना, यहाँ आप जो भी एसेट यूज़ कर रहे हो उसकी, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप करोगे और उस लिमिटेड टाइम पीरियड में अधिकार आपका होगा, जिसके बदले में आपको उसको क्या देना पड़ता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टोकन मनी देना पड़ता है। ये जो सिस्टम है ये कई कंपनीज यूज़ करती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ कंपनी के पास पैसा नहीं है एसेट खरीदने के लिए, बट आपको उसमें डील करना है, तो आप उनसे क्या कर सकते हो, हायर और परचेज का एग्रीमेंट बना के उस एसेट को यूज़ कर सकते हो। फिर आता है आपका लीजिंग। लीजिंग क्या है, लीजिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंपनी, एक लेसर और एक लेसी बिना। तो लेसर कौन है, वो पर्सन जो आपको लीज पे दिलवा रहा है, और लेसी कौन है, कस्टमर। तो जो लीजिंग कंपनी है ना, वो खुद बाय कर सकती है या अपनी खुद की एसेट को लीज पर दे सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर क्या करेगा, वो आपकी एसेट को हायर करेगा किससे, कंपनी से, और उसके बदले में वो आपको पैसा रिकवर या रीइंबर्स करेगा। तो लीज़ भी दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंस लीज़ और दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज़। फाइनेंस लीज़ क्या होता है कि इस लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है वो आपकी रेंटल के इक्वलेंट या उससे ग्रेटर 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट के बराबर हो सकती है। तो आप उसमें क्या करोगे कि 90% तक का पैसा आप उससे ले सकते हो अंडर द हायर और परचेज और लीज एग्रीमेंट। तो ये जो लीजिंग कंपनी क्लेम होती है ना, वो ये कहती है कि कस्टमर जो है जो भी पैसा किराए में देगा या रेंटल के तौर पे देगा, उसको आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। देन आता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या कहती है कि आप उस एसेट को फुल टाइम यूज़ नहीं कर रहे, कुछ समय के लिए कर रहे हो, और ये आपका क्या है कि आप इसमें जब तक कि उसकी पूरी कॉस्ट नहीं निकल जाती, आप उसको ऑपरेशन में लीज पे ले सकते हो। तो जो लेसर है या जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है या कोई सप्लायर हो, जो भी वो अपनी एसेट लीज पे दे रहा है ऑपरेटिंग के लिए, तो ये आपका क्या होगा, आप इसकी रीसेल वैल्यू के मुताबिक कर सकते हो। जैसे आपका एयरक्राफ्ट, आपके व्हीकल्स, ये आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन में किराए पे ले सकते हो और उनको साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हम लॉजिस्टिक्स में देखते हैं, डिलीवरी के लिए कई बार कंपनी अपने खुद के व्हीकल्स यूज़ करती है, पर कई एरियाज में क्या करते हैं, वो लीजिंग पे कुछ व्हीकल्स को ले लेते हैं वो डिलीवरी, तो कुछ समय के लिए वो उनके व्हीकल्स को ले लेते हैं और उनका रेंटल उनको चुकाते रहते हैं। फिर आता है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये वो वैल्यू है आपके एसेट में जो कि लीज पे ली जाती है। तो रेजिडुअल वैल्यू आपकी ऑपरेटिंग लीज के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स को ले नहीं रहे हो, उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आप उसको अदा कर दोगे। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होगा, जो कि एक रेंटल कैलकुलेशन के मुताबिक निकाली जाएगी, चाहे आप लीजिंग कंपनी हो, चाहे आप थर्ड पार्टी हो, जो या वो पर्सन जो रिस्क ले रहा है एसेट को लीज पे रहने का, वो आपके रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब से आपके उस प्रोडक्ट को या एसेट को यूज़ करेगा। तो यही था बच्चों आज का अपना टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।